नमस्कार दोस्तों। यह है कक्षा 11 की कक्षा 11 की पॉलिटिकल की पाठ्य पुस्तक है। शानदार पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी की न्यू वाली। ठीक, इसमें अपना आज है अध्याय 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो फैक्ट आएंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट, हर एक लाइन, हर एक तथ्य को समझते हुए, याद करते हुए। ठीक, अध्याय 2, भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार। परिचय। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना, उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातंत्र व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में? तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के तीसरे भाग में। संविधान के तीसरे भाग में वर्णन है मौलिक अधिकारों का। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। बीते हुए 6 दशकों में, यानी कि 60 सालों में, अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित भी हुआ है और कुछ विस्तृत भी। इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है, और मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। दोबारा देखते हैं अधिकारों का महत्व। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों, स्टेडियमों का निर्माण करना था, और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेकार या मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह उन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। मंचन लालू को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। ठीक, मचल लालूंग असम के मणिगाम जिले के चूबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपनाथ बारदलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 96 चिट्ठी भेजी कि लालूंग स्वस्थ है
और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। 67 से 96 लालू न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालू को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालू को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। अगर लालू धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदारों के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? नहीं होता। इस प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण इन मजदूरों को न्याय मिल सका। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार। अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संबद्ध करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक, यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। ठीक है ना, प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। मैं समझ गया। अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है। मैं हाँ, ऐसे ही है। वारंटी, गारंटी नहीं, वारंटी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में ही ये बताइए, मोतीलाल नेहरू समिति का निर्माण हुआ था 1926, 1927, 1928, 1929, 1928। अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद किसकी मांग उठाई थी? अधिकारों के घोषणा पत्र। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकारों, बताइए मौलिक अधिकार क्या है?
यहाँ पर मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार से संबंधित कथन सत्य है या सत्य है? किस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं करे। ठीक, मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को शिक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। गारंटी सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिकता अधिकारों का हनन होता है किसका? विधायिका या कार्यपालिका के। ठीक, हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा ठीक, कहाँ पहुँचे, क्या समझे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों की घोषणा पत्र से करें। उन अधिकारों की एक सूची बनाएं जो दोनों संविधानों में पाए जाते हों। दक्षिण अफ्रीका में हो पर भारत में नहीं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान स्पष्ट रूप से दिए गए हो पर भारतीय संविधान निहित माने जाते हैं। समता का अधिकार, पहले इनको देख लेते हैं। ये है कौन सा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। अच्छा, काफ़ी लेट हुआ यार। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंगभेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार इसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। शानदार। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति, सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संबद्ध सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। ये बढ़िया है भाई। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है। गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का, गरिमा यानी सम्मान का,
फिर श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई समुदायों का अधिकार। सांस्कृतिक और धार्मिक भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, दक्षिण अफ्रीका के वो है उसमें है ये, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र दिसंबर 1996 में लागू हुआ। ठीक, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। कहाँ पहुँचे क्या समझे। दक्षिण अफ्रीका संविधान स्पष्ट रूप से दिए गए हो है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। कहाँ पहुँचे क्या समझे। अब है समता का अधिकार। ठीक, समता, वार्ध समता। निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियाँ हैं पर ऐसी बातें होती रहती है और आगे भी हो सकती है। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। मौलिक अधिकार। स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। गलत है ये, है ना। स्वदेश कुमार। टेलीविज़न में एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी है, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान, भाग 3, मौलिक अधिकार। शानदार पेंटिंग करिए भाई, कलर कॉम्बिनेशन का जो है। मौलिक अधिकार है ना, भाग 3। समता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कैसे अधिकार में है। समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का, समझ में, भाषण और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने व्यापार करने का। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। अपराधियों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है। स्वतंत्रता का। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अधिकार में आएगा। स्वतंत्रता का। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में है। ठीक, स्वतंत्रता का।
यही है इम्पोर्टेंस। अब अपराधों के लिए दो सीधी के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और देश स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। आई बात समझ में। अब है अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, समता होगी, स्वतंत्रता होगी। अब है शोषण के विरुद्ध, है ना, शोषण के विरुद्ध। मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। बताइए किसी विशिष्ट धर्म की, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा ना, यहाँ पर धर्म की बात है। धर्म, धार्मिक, धर्म, धार्मिक, है ना। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, है ना, और अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को। ठीक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हो गया ये। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे थे क्या, ये उचित पर प्रतिबंध लगा सकती है, समता का अधिकार उल्लंघन दिखाई देता है। ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है। एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव उचित है? नहीं। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे कि दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था, स्कूलों वगैरह में। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे बढ़ता रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक, इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। इसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता, ठीक है, यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे प्रस्तावना में समानता, समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है। पहले इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 16
का 4। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। वही ये बोल रहा है अनुच्छेद 16 का 4। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक। अब है नहीं के बारे में दो बातों को लेकर, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक। अवसर की समानता का अर्थ है, पहले अवसर की समानता रही है, अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं पर निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यह आरक्षण क्यों है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16 में 4 साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। अनुच्छेद 16(4)। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। 16(4) 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। आप एक न्यायाधीश हैं। आपको ओडिशा के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य आदि बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिला। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाह समय दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वालों के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं। सही है भाई। 2021-22 चल रही है। अब यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे। जो परंपरागत जो रूढ़िवादी चल रही प्रथा चलती आ रही है उनको समाप्त किया जाए, है ना। इसको दोबारा देखेंगे। आप एक न्यायाधीश हैं। ठीक, यहाँ तक ही रहने देते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।